Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. Our today's topic is role of genes and environment in the development of behavior. इससे पहले हमने इथोजेनेटिक्स स्टार्ट किया था, उसकी पूरे हमने इन्फॉर्मेशन देखी और हमने उसमें भी कहा था कि ये टॉपिक रोल ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि अभी फिर यहाँ पे हेडिंग क्यों आ रही है, तो यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं क्योंकि जो इथोजेनेटिक्स होता है उसी का ये एक पार्ट होता है और उसको अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उससे पहले वो जो हमने अभी तक पढ़ा वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी था और वो एक तरह का इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो हमने देखा, तो उसको भी हमें ऐड करना ज़रूरी होता। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम पूरा इथोजेनेटिक्स एक साथ देखते हैं और इथोजेनेटिक्स का सब टॉपिक ये वाला टॉपिक होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन यहाँ पर कहती है कि जो इथोजेनेसिस्ट होते हैं यानी कि जो इथोजेनेटिक्स की स्टडी करते हैं वो ज़्यादातर एक क्वेश्चन को फेस करते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि कैसे जो जीन्स और एनवायरनमेंट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और डेवलप करवा देते हैं किसी भी बिहेवियर को। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसके जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि एनालिसिस कैसे हो रहा है इंटरेक्शन ऑफ जीन्स का, मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं एनिमल को ग्रो करने में, वो सारी चीज़ें भी इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड होती है जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और ये सारी जो डिफिकल्टीज है इनके बावजूद जो रिसर्चर्स है इस मैटर पे काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं हम। तो things have been learned about how certain interactions between genetic systems and the environment affect behavioral development. To illustrate findings in the field, we shall examine the development of behavior of some animals in context of interaction between genotype of the individual and the environment. तो हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो हम इसमें पढ़ेंगे जीन्स और एनवायरनमेंट कैसे डेवलप करते हैं बिहेवियर को। और हम जैसा कि ऑलरेडी अवेयर है, हम जानते हैं कि जो बिहेवियरल डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वो आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन द जेनेटिक मेकअप। उनके अंदर ये जो डिफरेंसेस आते हैं उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से उनके जीन्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अराइज होता है कि कैसे जीन्स ये सब कर पाते हैं, जीन्स में ऐसी क्या खासियत होती है। अब क्या होता है, जो पाथवेज होते हैं जिसमें अगर हम बात करें कि जो जीन्स होते हैं वो बिहेवियर बनाते हैं, इसका जो पाथ होता है, इसका जो रास्ता होता है वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रूट से आता है ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन कोऑर्डिनेशन विद एनवायरनमेंट। तो उसमें बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, एनवायरनमेंट की कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूडेड होती है। अब जो हैमर और कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट उन्होंने मेंशन किया था कि जो जीन्स होते हैं नॉट स्विच जीन्स आर नॉट स्विचेस दैट से हैप्पी और शाय or said rather genes are simply chemicals that direct the combination of chemicals। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि इस तरह के स्विच नहीं है, जैसे हम लोग लाइट के स्विच की बात कर सकते हैं उस तरह के स्विच नहीं है कि आप स्विच ऑन करेंगे तो हैप्पी हो जाएगा कोई इंसान, स्विच ऑफ करेंगे तो सैड शाय या कोई भी उसका बिहेवियर इस तरह से दिखाई देगा। बल्कि जो जीन्स होते हैं एक तरह के सिंपल केमिकल्स होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अब जो जीन्स होते हैं इस तरह से जो काम करते हैं, डू इज टू ऑर्डर अप द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन विच माइट सीक टू स्टिमुलेट द पर्सनालिटी। तो ब्रेन के अंदर भी बहुत कुछ हद तक ही कंट्रोल। अगर हम बात करें इनफैक्ट, अफेक्ट कहता है कि जो जीन्स होती है वो रेगुलेट करती बिहेवियर को इनडायरेक्टली थ्रू हॉर्मोन्स बाय चेंजिंग सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स। तो कुछ फैक्ट की बात करी जाए तो जो सच्चाई है वो ये कहती है कि जो जीन्स होते हैं वो रेगुलेट तो करते हैं बिहेवियर को लेकिन इनडायरेक्टली करते थ्रू दी हॉर्मोन्स। और जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सेंसिटिविटी रिसेप्टर्स की चेंज कर देते हैं थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बाय अल्टरिंग मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जो इन्वॉल्वमेंट होता है जीन्स का उसको हमने यहाँ फॉलोइंग सीक्वेंस में ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जीनोटाइप रहते हैं, वो रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं एक्टिविटीज एंजाइम्स की। इसके बदले जो काम होता है वो होता है कि रेगुलेशन शुरू हो जाता है बायोकेमिकल रिएक्शंस का, फिर रेगुलेशन होता है फंक्शनिंग ऑफ नर्वस, मस्कुलर और एंडोक्राइन सिस्टम का, और अल्टीमेटली जो फाइनली जो यहाँ स्टेप होती है वो ये होती है कि वो रेगुलेट हो जाता है बिहेवियर। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ जीन एंड एनवायरनमेंट इन द कोर्टशिप ऑफ फ्रूट फ्लाई। तो हम एक एक करके ऑर्गेनिज्म का देखते हैं। तो जो स्टडीज़ है कोर्टशिप और मेटिंग बिहेवियर फ्रूट फ्लाई की, उसने ऑलरेडी प्रोवाइड करे हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स और बिहेवियर के लिए। एक रिचुअल होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है, जैसे कि एक डांस हो सकता है बिफोर मेटिंग टेक प्लेस, और इस तरह की जो चीज़ें होती है। जो कोर्टशिप के रिचुअल्स होते हैं इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल एंड केमिकल सिग्नल्स बिटवीन मेल एंड फीमेल। एक तरह से कम्युनिकेशन होता है पहले, फिर उसके बाद एक डांस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। जेबी हॉल
हॉल नाम के जो साइंटिस्ट थे, एट ऑल 1978, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि मोर देन अ डजन जीन्स कंट्रोल दीज एक्शंस। एक डजन से भी ज्यादा जीन्स जो होते हैं वो इस एक्शन को कंट्रोल करते हैं। एक डजन का मतलब 12 जिसके अंदर आ जाए। तो वो सजेस्ट करते हैं कि जो कोर्टशिप बिहेवियर होता है वो एक तरह से इनहेरिटेड होता है और प्री प्रोग्राम्ड होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म इसको ऑलरेडी उनकी लर्निंग के अंदर ये इंक्लूडेड है। इसका मतलब वो जीन्स वहां पर कंट्रोल कर रहा है और ये इनहेरिटेड है। और जो बात की जाए अगर हम यहाँ पर करें, डिस्पाइट दिस, इसके अलावा भी जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी उनको जो इनहेरिटेड चीज़ें मिली या उनके जो जीन्स ने उन्हें सिखाया बस वो वही करेंगे, बल्कि अपने एक्सपीरियंस से भी लर्न कर लेती हैं। तो इनके अंदर एक कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, विच ऑफ कोर्स इज ऑल्सो इनहेरिटेड। ये वाली जो कैपेसिटी है ये भी एक तरह से इनहेरिटेड है कि वो किसी भी चीज़ से एक्सपीरियंस से लर्न कर पाएंगी, ये भी उनके जीन्स में है। साथ में जो मेल फ्लाइज होती हैं वो क्विकली लूज इंटरेस्ट इन फीमेल्स दैट हैव ऑलरेडी मेटेड। सो यहाँ पर जो मेल फ्लाइज हैं वो ऐसी फीमेल्स के साथ मेट नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी मेटेड है। आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स के बाद द इनहिबिटरी फेरोमोन्स रिलीज बाय द मेटेड फीमेल इनहिबिट फर्दर कोर्टशिप बिहेवियर। तो इस तरह का यहाँ प्रोसीजर हो सकता है। फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर दिस एक्सपीरियंस द मेल डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन कोर्टशिप एक्टिवली विद एनी फीमेल। तो ये था इंटरेक्शन जो कि जीन और एनवायरमेंट का था डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर के अंदर। फ्रूट फ्लाई के अंदर हमने देखा। सेकंड हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ रैट। तो देखते हैं टॉपिक। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिफरेंसेस इन कॉपुलेटरी बिहेवियर ऑफ एडल्ट रैट्स, जो फीमेल रैट्स होती हैं अज्यूम अ स्पेसिफिक प्री कॉपुलेटरी पोजीशन कॉल्ड लॉर्डोसिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फीमेल है उसकी एक पोजीशन शो की गई जिसको लॉर्डोसिस कहा गया। ओनली फीमेल रैट्स अज्यूम्स लॉर्डोसिस। ज़्यादा सिर्फ फीमेल रैट्स के अंदर लॉर्डोसिस पोजीशन दिखाई जाती है। मेल्स नेवर अज्यूम लॉर्डोसिस। ओनली फीमेल रैट्स शो पेरेंटल बिहेवियर। यहाँ पर जो सिर्फ फीमेल रैट्स होती हैं उन्हीं में पेरेंटल बिहेवियर देखने को मिलता है। और जो मेल रैट्स होते हैं डू नॉट केयर ऑफ देयर प्रोजेनी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कोई केयर नहीं करते अपने प्रोजेनी की, अपने ऑफस्प्रिंग्स की या फिर अपने किड्स की। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर एक फिगर शोन है, आप उसको देखेंगे। फीमेल रेट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट शो, फीमेल रेट को शो किया गया है बट नॉट मेल। अडॉप्ट अ स्पेसिफिक प्री कॉपुलेटरी पोस्चर, रेज्ड पेल्विस एंड डिफ्लेक्टेड टेल, जिसको लॉर्डोसिस कहा जाता है। तो ये पोजीशन की डेफिनेशन है, रेज्ड पेल्विस एंड डिफ्लेक्टेड टेल यहाँ शोन है। इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर ऑन द फ्लैंक गिवन बाय एन एक्सपेरिमेंटर। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटर ने उसको प्रेशराइज करा तो उसने ये पोजीशन शो की। इट हैपेंस ओनली व्हेन फीमेल रेट इज सेक्सुअली रिसेप्टिव। जब फीमेल रिसेप्टिव होगी सेक्सुअली तभी ये होगा। फीमेल्स आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम मेल्स इन देयर पेरेंटल बिहेवियर। पेरेंटल बिहेवियर डिफरेंट होगा। इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ अ मदर रेट अलाउ हर यंग टू सकल व्हेन हंग्री। तो यहाँ पर भी ये पूरी प्रोसेस होगी। शी टेक्स केयर ऑफ हर पप्स फॉर सेवरल डेज। इनकी बेबीज को पप्स का नाम दिया जाएगा। इन कॉन्ट्रेस्ट मेल रेट्स डू नॉट केयर ऑफ देयर प्रोजेनी, और वो प्रोजेनी की केयर नहीं करते। मेल रेट्स यहाँ पर केयर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये जो डिफरेंट इनके बिहेवियर पैटर्न्स है मेल और फीमेल रैट में वो कैसे आते हैं। तो एक इंटरैक्टिव थ्योरी दी गई थी जिसमें डेवलपमेंट ये जो होता है वो सजेस्ट करता है कि जो मेल और फीमेल बिहेवियर होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम एन इंटरैक्शन बिटवीन देयर जेनेटिक मेकअप एंड द एनवायरनमेंट। तो एक तरह की थ्योरी आई थी जिससे ये साबित हुआ कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी जेनेटिक मेकअप थोड़े से यहाँ पर डिफरेंट है। जो जेनेटिक मेकअप मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है। मेल जो होते हैं उनमें एक तरह का वाई क्रोमोसोम होता है और एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों ही क्रोमोसोम कैसे थे, दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल में एक्स एक्स है तो मेल में कैसा है, एक्स वाई, जैसे ह्यूमंस में होता है वही बात कह रहे हैं हम यहाँ पर। अब लेट अस एक्सेप्ट अ रीजनेबल हाइपोथेसिस दैट द वाई क्रोमोसोम डज नॉट इंडीड कैरी सच अ जीन। अब हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए यहाँ पर कि जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उसको कोई जरूरत नहीं होती या फिर वो कैरी करता है, हम कह सकते हैं एक तरह का जीन जिसके अंदर एंजाइमेटिक प्रोडक्ट रहता है जिसको कह सकते हैं कॉल्ड टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो वाई जो जीन होता है, वाई जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक तरह का जीन होता है जो कि एंजाइमेटिक प्रोडक्ट वाला होता है जिसमें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है जो कई हद तक ऑर्गेनाइज कर लेता है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इन द एम्ब्रियोनिक मेल। और एज द टेस्टिस सेल्स ग्रो इन नंबर सम बिगिन टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन व्हिच इज कैरीड बाय द डेवलपिंग। तो एक तरह से यहाँ थोड़ा सा क्वालिटी के साथ आप यहाँ पर एडजस्ट करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डेवलप होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरे पार्ट्स तक डेवलप होगा। और ये जो प्रेजेंस होती है टेस्टोस्टेरोन की अदर सेल्स इन द मेल एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो दैट हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फेल टू मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। इंस्टेड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिगिंस टू डेवलप इन अ फीमेल दैट दिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। फीमेल के अंदर ये वाले सेल्स प्रेजेंट नहीं होते जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे। सो यहाँ जो प्रोजिनेटर सेल्स होते हैं ओवरीज
के वो गिव राइज टू द टू फॉर्म द मैच्योर ओवरीज। यहाँ पर जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं ओवरीज के, वो क्या करेंगे, मैच्योर ओवरीज बनाने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स सिक्रीट आउट करेंगे। तो जो ओवरी प्रोडक्ट रहेगा यहाँ, द हॉर्मोन्स, उसके जो हॉर्मोन्स हो गए वो कौन से हो गए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन स्पेसिफिक पैटर्न्स रिलेटेड टू ओव्यूलेशन एंड सो प्रोवाइड द हार्मोनल बेसिस फॉर एडल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो ये हॉर्मोन्स का पूरा यहाँ पर हमने देखा कि उनकी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ऐसे जीन्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनका बिहेवियर भी डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर एक फिगर शोन है, मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ आपके लिए कि आप इसको देख सके। अब हम इसको समझेंगे कि फिगर क्या कहता है। तो पहले फिगर की जो हेडिंग्स है उसको देखते हैं। सबसे पहले 8.8 को देख रहे हैं, जो जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल कॉपुलेटरी बिहेवियर इन द लेबोरेटरी रेट। मेल के बिहेवियर के बारे में देखा जाएगा इसमें, और जो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है अपॉन वेरियस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ एक फर्टिलाइज्ड एग शोन है, फिर उसके अंदर टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर था। यहाँ ब्रेन डेवलप हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये डेवलपिंग टेस्टिस है इस मेल रैट की, या अर्ली एम्ब्रियो है। फिर उसके बाद यहाँ पर इमैच्योर मेल शो किया गया है, इसके अंदर ब्रेन प्रोसेसेस टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स। अभी यहाँ पर प्रोसेसेस ब्रेन के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स है लेकिन वहाँ फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। फिर वहीं यहाँ पर एडल्ट दिखाया गया है, जो एडल्ट फीमेल और एडल्ट मेल है उनकी मेटिंग पोजीशन। मेल्स ब्रेन ट्रिगर्स कॉपुलेशन व्हेन रिसेप्टिव फीमेल इज अवेलेबल। तो ये पूरा यहाँ पर इसका प्रोसेस था। सेकेंड हमारे पास है फीमेल का। तो फीमेल के लिए यहाँ हेडिंग देख लेते हैं पहले, जो जीन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल मैटरनल बिहेवियर। कैसे मैटरनल बिहेवियर उसमें आता है, इन द एब्सेंस ऑफ अ केमिकल सिग्नल दैट एक्टिवेट्स टेस्टिस डेवलपमेंट। क्योंकि इसके पास वाई क्रोमोसोम नहीं है तो यहाँ टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होगा। द रेट डेवलप्स ओवरीज एंड अ ब्रेन दैट प्रमोट्स बिहेवियर अप्रोप्रिएट फॉर फीमेल्स। तो यहाँ पर बाद में जो ओवरीज है वो वहाँ पर डेवलप होगी, फिर ब्रेन इस तरह से पैटर्न शो हो गए जिससे कि वो फीमेल के लिए अप्रोप्रिएट हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं समझना। फर्टिलाइज्ड एग शोन है, यहाँ कोई टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, ये अर्ली एम्ब्रियो शो किया गया है फीमेल का। ब्रेन डेवलप होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, वो है यहाँ पर। नो इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं है। ओवरीज यहाँ पर डेवलप होती है, टेस्टिस का रिग्रेशन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ एस्ट्रोजन शोन है, इमेच्योर फीमेल है ये। उसके बाद यहाँ पर एडल्ट फीमेल शोन है, ये उसके पप्स हैं। और जो मैच्योर ब्रेन है उसको डेवलप अगर हो जाता है तो मैकेनिज्म फॉर मेटिंग, जिसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं, यहाँ पर मेटिंग बिहेवियर के लिए उसमें पोजीशन शो की गई और उसके पप्स भी यहाँ पर शोन है। तो ये था फीमेल का बिहेवियर। अब हम आगे देखते हैं जो प्रोडक्शन होता है। इवन अ सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन अ जीन एंड इट्स एनवायरनमेंट। अगर किसी भी छोटे सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो इसलिए क्योंकि जीन और इन्वायरमेंट का वहाँ रोल प्ले होता है। अब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि ये जो एंजाइम है वो फॉर्म होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस सम एस्पेक्ट ऑफ द सेल्युलर एनवायरनमेंट टर्न्स ऑन द जीन एंड इन द पास्ट प्लेस्ड। जीन इन द पास्ट प्लेस, यानी कि जो जीन अगर उस पर कभी इन्वायरमेंट का अफेक्ट नहीं होगा तो जब तक ये एंजाइम यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकते। अब टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं अगर बात की जाए तो वन सच इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, जो टेस्टोस्टेरोन है उसके ऊपर भी एक इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है विद द हार्मोन एक्टिंग एज एन इंटरनल सिग्नल दैट कॉज सम जीन्स टू बिकम एक्टिंग इन सम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, चेंजिंग द बायोकेमिस्ट्री एंड अल्टीमेटली द डेवलपमेंट ऑफ दोज टिश्यूज। तो इन्वायरमेंट चेंज होगा, फिर उसके बाद अंदर के वो जो जीन्स हैं वो वहाँ पर इन्फ्लुएंस करेंगे, इस तरह से उसके डेवलपिंग टिश्यूज चेंज हो गए जो एम्ब्रियो है, और फिर पूरा प्रोसेस होगा आगे। अब ये जो हाइपोथेसिस थी इसको ऑब्जर्व कराते एक एक्सपेरिमेंट में। स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट किया गया था एक न्यू बॉर्न फीमेल रैट के अंदर। अब की बार फीमेल रैट में उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे अमाउंट टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्ट कर दिए जो कि मेल हार्मोन है। अब ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एक ये जो हार्मोन है फीमेल रैट की जो ओवरी थी वो रीचेस टू द स्टेज दैट मेक्स देम अनरिसेप्टिव। तो ओवरीज यहाँ पर कैसी होगी, अनरिसेप्टिव होगी। बट सम ऑफ आवर ब्रेन सेल्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्मोन, लेकिन कुछ जो ब्रेन सेल्स थे वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस तो भी उस हार्मोन्स के थ्रू हो पा रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट, तो अभी भी ब्रेन के कुछ सेल्स डेवलप हो रहे थे लेकिन यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का भी सिक्रीशन हुआ। तो यहाँ पर जो फीमेल थी वो मैच्योर जब हुई तो उसने अटेम्प्ट करा कॉपुलेट टू विद अदर फीमेल्स प्रोवाइडेड शी रिसीव्स अनदर इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन आफ्टर बिकमिंग फुली एडल्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन द फीमेल इज मैच्योर शी विल अटेम्प्ट टू कॉपुलेट विद अदर फीमेल्स प्रोवाइडेड। अगर उनको फीमेल्स भी प्रोवाइड करेंगे तो वो उससे भी कॉपुलेट करेगी। शी रिसीव्स अनदर इंजेक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन आफ्टर बिकमिंग फुली एडल्ट, और फिर उसको दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। ये जो रिजल्ट से ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के उन्होंने सजेस्ट किया कि जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसके दो इफेक्ट्स होते हैं बिहेवियर के ऊपर। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट जो कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन को करता है एनिमल के, जो
कि जब वो यंग होते हैं उस टाइम पे हेल्प करता है। वहीं दूसरा इफेक्ट होता है एक्टिवेशनल इफेक्ट। ये जो हार्मोन है, ये जो इफेक्ट है, इसमें क्या होगा, जो हार्मोन होता है वो ट्रिगर करता है सेक्सुअल बिहेवियर टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई इन द एडल्ट फीमेल एनिमल। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, तो एक इंटरेस्टिंग थिंग देखने को यहाँ पर ये मिली कि अगर रिमूवल हो जाए टेस्टिस का एक न्यूबॉर्न मेल रैट के अंदर, जिसका मतलब हम उसको वहाँ पर कैस्ट्राइज कर रहे हैं, तो जो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग गोनाइड्स हो गए वो कॉज करेंगे इंडिविजुअल्स को टू डेवलप इनटू मेल्स विद फीमेल लाइक ब्रेन्स। तो यहाँ जो मेल्स होंगे उनकी ऑलरेडी टेस्टिस का रिमूवल यहाँ पर किया गया है, तो वो जो मेल्स है उनमें क्या हुआ, उनमें हम कह सकते हैं उनके जो ब्रेन्स थे वो कैसे हो गए, फीमेल जैसे हो गए। तो एक तरह से उनका फेमिनाइज्ड ब्रेन था और वो सेंसिटिव भी थे टू द एक्टिवेशनल इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन व्हेन द रेट्स आर एडल्ट्स। और ये जो कंडीशन कॉजिंग दिस कंडीशन कॉजिंग इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली मेल टू बिहेव लाइक फीमेल्स। तो ये जेनेटिकली मेल थे लेकिन बिहेव कैसा करते थे, फीमेल की तरह बिहेव करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर शोन है। ऑर्गेनाइजेशनल जो एक्टिवेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट्स होते हैं वो शोन है यहाँ पर। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिहेवियर के, हार्मोन्स के सॉरी। तो इन ड्यूरिंग डेवलपमेंट पर्टिकुलर हार्मोन्स कैन हैव organizational effects steering the vertebrate brain along one or another path, thereby causing one or another proximate mechanism to develop. Once fully developed, these proximate mechanisms are subject to the activational effects where the presence of hormones may cause a particular behavioral response. तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डेवलपिंग न्यूरल सर्किट शोन है। ठीक है, अब उसको दो में डिवाइड करा है, हार्मोन प्रेजेंट और हार्मोन एब्सेंट। अब हार्मोन प्रेजेंट जिस जगह पर है वहां पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट हो रहा है। पाथ ए यहाँ पर स्टार्ट होगा और पाथ बी यहाँ पर स्टार्ट होगा। ये डेवलपमेंटल पाथवे रहेगा। तो अब देखते हैं आगे, अब पाथ ए में क्या हो रहा है, आगे जाकर कि जो हार्मोन है वो एक तरह का यहाँ पर जाकर फिट होने की पोजीशन शो कर रहा है। तो प्रोक्सीमेट मैकेनिज्म ए है यहाँ पर, और बिहेवियरल रिस्पॉन्स कैसा आया, यस का आया। वहीं यहाँ जो पाथ बी उसमें क्या हुआ, ये जो हार्मोन है वो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं थी लगने को, उसको अटैच होने को, तो वो यहाँ से आगे बढ़कर चला गया। तो ये कौन सा मैकेनिज्म था, प्रोक्सीमेट मैकेनिज्म बी था। और यहाँ पर जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है वो कैसा है, नो के फॉर्म में। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे जीन्स और जो इन्वायरमेंट होता है वो मैटरनल बिहेवियर जो होते हैं रैट को, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे जो फीमेल रैट होती है वो अगर देखा जाए तो अपने न्यूबॉर्न पप्स जो होते हैं, नए उनके जो बेबीज होते हैं, उनको रिट्रीव भी करती है अगर वो डिस्प्लेस हो जाए, अगर वो अपनी जगह से चल कर कहीं और चले जाए तो उनको वापस लेकर आती है। लेकिन ये जो बिहेवियर्स होते हैं वो सिर्फ मैच्योर फीमेल्स के अंदर नहीं दिखाई देते कि वो उन्होंने बर्थ दी तो दिखाई दे। ये जो बिहेवियर है इसे आप इंड्यूस भी करवा सकते हैं, नए तरीके से पैदा करवा सकते हैं। इस गार्डिंग और रिट्रीवल बिहेवियर को ध्यान रखना, अपने बच्चों को वापस लाना, ये जो बिहेवियर है ये आप नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में या फिर जो सेक्सुअली इमैच्योर फीमेल रैट्स है उनमें भी मतलब कह सकते हैं इंड्यूस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये जब करना होगा तो उसके लिए क्या करने का प्रोसीजर होगा, एक प्रोसेस होती है जिसको सेंसिटाइजेशन कहते हैं, जिसमें रिपीटेडली एक्सपोजिंग जो बच्चे होते हैं उनको रिपीटेडली इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर या फिर इमैच्योर फीमेल्स को शो किया जाता है, जिसमें 2 दिन के ओल्ड पप्स को जिन्होंने उन्हें बर्थ दी उनसे दूर ले जाकर इन फीमेल्स के पास ले आया जाता है। तो इनिशियली जो नॉन प्रेग्नेंट या फिर सेक्सुअली इमैच्योर फीमेल्स है वो उनको अटैक भी करती है, क्योंकि उनके लिए वो स्ट्रेंज होते हैं, नए होते हैं, जिन्हें वो नहीं जानती, तो उस पर अटैक भी करेगी, मारने की भी कोशिश करेगी। लेकिन अगर ये सेंसिटाइजेशन को आप 1 वीक तक मेंटेन कर देते हैं तो बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो स्टॉप कर देती है, जो अटैकिंग का प्रोसेस होता है डरना बंद कर देती है उनसे, और वो जो स्ट्रेंज पप्स होते हैं उनको अडॉप्ट कर लेती है, उनको अपना लेती है और उनको अपने ही बेबीज की तरह ट्रीट करती है, भले ही वो नॉन प्रेग्नेंट हो या फिर वो इमैच्योर हो, जो भी हो। अब क्या होता है, जो ये जो छोटे छोटे पप्स होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ साउंड्स या फिर टेक्टाइल साइन देते हैं, जिसकी वजह से ये जो पप होते हैं उन जो कहना चाहिए जो मदर्स होती हैं जो कि नॉन प्रेग्नेंट मदर बनाई गई है और या फिर कह सकते हैं इमैच्योर फीमेल्स रहती है, उनके अंदर एक तरह का डेवलपमेंट हो जाता है मैटरनल बिहेवियर का। और ये जो सेंसिटाइजेशन होता है जो कि हम देख रहे हैं पप्स के थ्रू, तो अगर हम इन सेंसिटाइजेशन को ऐसी फीमेल्स के ऊपर अप्लाई करें जिसमें ओवरी को है रिमूव कर दिया गया लेकिन फिर भी वो इमैच्योर रैट्स थी, तो उनमें ये देखा गया कि वो फीमेल्स ऐसी नहीं थी कि उन्होंने ये मैटरनल बिहेवियर अपनाया, मोस्टली फेल टू गिव मैटरनल बिहेवियर, ज़्यादातर वो मैटरनल बिहेवियर शो नहीं करती थी क्योंकि उनमें ओवरीज नहीं थी। और अगर इफ वन इंजेक्ट्स द ओवरी रिमूव्ड फीमेल विथ एस्ट्रोजन, अगर हम किसी ओवरी रिमूव्ड वाली
फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन लगाएंगे तो उसमें देखा गया कि फिर उसने भी इन फॉस्टर पप्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करी और वो भी सेंसिटाइज हुई। और जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल सी विथ ओवरीज डू, तो उसी तरह से उन्होंने शो करा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने प्रूव करा कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ओवरी की सर्कुलेटिंग इन द नॉन प्रेग्नेंट फीमेल ब्लड ऑफ इमेच्योर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल बिहेवियर पैटर्न्स। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनकी वजह से ये मैटरनल बिहेवियर के पैटर्न्स आते हैं जो कि नॉर्मली एक्सप्रेस किए जाते हैं अंटिल द फीमेल्स हैव बिकम एडल्ट्स एंड हैव प्रोड्यूस देयर फर्स्ट लिटर। उन्होंने अपनी फर्स्ट मतलब कहना चाहिए पप्स का जो ग्रुप पैदा करा होगा उसके अंदर यहाँ पर ये शोन रहता है। तो ये यहाँ पर इन्वायरमेंट उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं और थोड़ा बहुत हॉर्मोन्स का यहाँ पर इफेक्ट है। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बर्ड सॉन्ग देखेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन होता है बर्ड सॉन्ग का उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये जो सॉन्ग बर्ड्स होती हैं इनके अंदर प्रेजेंस होती है टेस्टोस्टेरोन अर्ली इन द डेवलपमेंट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ मेल ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो कुछ ब्रेन में ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं जिससे ये फर्दर सिंगिंग को कर सकती है। सॉन्ग बर्ड सॉन्ग जो है इनका प्रोड्यूस हो सकता है और ये इस हार्मोन की प्रेजेंस में ही हो सकता है। लेटर अगर हम बात करें लाइफ में तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आर एक्टेड अपॉन बाय टेस्टोस्टेरोन टू एक्टिवेट मेल बिहेवियर सच एज सिंगिंग। तो बाद में ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो सिंगिंग में हेल्प करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है इनके ऊपर कौन एक्ट करता है, ये हार्मोन एक्ट करता है जिसकी वजह से वो जो बर्ड्स होती है वो सिंगिंग कर सकती है, सॉन्ग को गा सकती है। अब यहाँ पर एक ग्राफ शोन है जिसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन HVCs को शो किया गया है और दूसरा साइड एज शो की गई है डेज आफ्टर हैचिंग। इसमें मेल को इस तरह शो किया है और फीमेल को इस तरह। जो मेल का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको सिंगिंग याद हो रही है, वहीं जो फीमेल का ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि उसको सिंगिंग याद नहीं हो रही है। और हम जेब्रा फिंच की बात कर रहे हैं तो जेब्रा फिंच बर्ड्स में हम देख रहे हैं नंबर ऑफ नर्व सेल्स इन द HVCs एक कंपोनेंट होता है सॉन्ग सिस्टम का जो कि डिक्लाइन कर रहा है। यंग फीमेल जेब्रा फिंचेस में हम देख सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है फीमेल का ग्राफ। वहीं अगर बात की जाए तो मेल का ग्राफ जो उसके HVC सेल्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे और ज़्यादातर देखा गया कि 10 से 45 डेज ही जैसे हैचिंग हो जाती है उसके बाद ही उनको ये गाना गाना याद हो जाता है। और ये जो जीन का इन्वायरमेंट होता है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ सॉन्ग बिहेवियर होता है मेल बर्ड्स में जिसको जेब्रा फिंच हम कह रहे हैं यहाँ पर, उसको स्टडी इथोलॉजिस्ट ने किया था। जेब्रा फिंचेस जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग बर्ड्स होती है जिनमें मेल्स कोट फीमेल्स विद अ स्पेशल सॉन्ग दैट डिफर फ्रॉम द सॉन्ग्स ऑफ ऑल अदर फिंचेस। तो दूसरी फिंचेस से डिफरेंट सॉन्ग होता है। एडल्ट फीमेल्स नेवर प्रोड्यूस अ कोर्टशिप सॉन्ग। फीमेल्स यहाँ पर ये सॉन्ग नहीं गाती। इवन अगर उनमें ये हार्मोन को हम इंजेक्ट भी कर दे तो भी यहाँ पे जो फीमेल्स होगी वो सिंगिंग नहीं कर पाएगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने फिगर देखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहता है कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल जेब्रा फिंचेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिंगिंग बिहेवियर लाइज इन देयर ब्रेन्स। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इनके बिहेवियर में कि एक सिंग कर पा रहा है एक सिंग नहीं कर पा रहा, तो वो उनकी ब्रेन्स की वजह से। ये जो सॉन्ग सिस्टम होता है जेब्रा फिंचेस का इसमें चेन होती है डिस्टिंक्टिव न्यूरल एलिमेंट्स की जो कि रन करती है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ब्रेन टू इट्स यूनियन विद द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के आगे वाले हिस्से से जब तक ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर उसका यूनियन ना हो जाए, वहाँ तक मिल ना जाए, वहाँ तक ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। वेर इट कनेक्ट्स विद न्यूरल पाथवेज टू द साइरिंग्स। तो साइरिंग्स क्या होता है, एक तरह का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। साइरिंग्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं एडल्ट मेल्स में, फीमेल्स के कंपैरिजन में। जो मेन ब्रेन होता है स्ट्रक्चर मेल के अंदर बात की जाए तो ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 डेज आफ्टर हैचिंग। जैसे ही हैचिंग होती है कि उसके बाद ही 40 दिन के पहले 40 दिन में ही जो ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स इन द सेम ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन फीमेल्स डिक्लाइन ड्यू टू अ सेल डेथ। तो यही अगर इसी टाइम पीरियड में बात करें तो इन्हीं 40 डेज में जो कंपैरिजन हम करें अगर फीमेल्स में तो ये जो सेल्स है उनमें डिक्लाइन हो जाता है सेल का रेट और वो वहां पर सेल की डेथ हो जाती है। अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑफ मेल और फीमेल जेब्रा फिंचेस के अंदर वो क्यों आते हैं, इज ड्यू टू डिफरेंस इन द क्रोमोसोम, क्योंकि इनके क्रोमोसोम डिफरेंट है। अगर बर्ड्स में देखें तो फीमेल्स में XY सेक्स क्रोमोसोम है वेरएज मेल में XX सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ ह्यूमंस का अपोजिट केस आपको देखने का मिलेगा, फीमेल्स में XY एंड मेल्स में XX है। इन दी एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, क्योंकि Y क्रोमोसोम नहीं होता उसकी एब्सेंस होती है तो जो एम्ब्रियोनिक मेल के गोनाड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन को, उनमें एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है। इफ दिस हार्मोन एक्ट एज द क्रिटिकल एनवायरनमेंट सिग्नल फॉर द मैस्कुलाइजेशन ऑफ द ब्रेन। तो इस तरह से ब्रेन में वो कहना चाहिए वो कैरेक्टर पैदा हो जाता है जिससे कि वो सिंगिंग कर सकते हैं। देन एस्ट्रोजन इंजेक्शन अंडर द स्किन ऑफ अ न्यूली हैच्ड फीमेल शुड कॉज हर सॉन्ग सिस्टम टू ग्रो। लेकिन अगर हम यही एस्ट्रोजन इंजेक्शन अगर फीमेल में इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी कई हद तक ये सॉन्ग का सिस्टम है वो ग्रो करता है रादर देन टू डिक्लाइन इन सेल नंबर। इसके
बजाय सेल नंबर के, अगर वो कम भी हो रहे हैं सेल नंबर तो भी उसमें थोड़ा सा सॉन्ग सिस्टम डेवलप हो सकता है। एस्ट्रोजन डज नॉट हैव देयर इफेक्ट, एस्ट्रोजन का ये इफेक्ट नहीं होता, कन्फर्मिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मेल सॉन्ग सिस्टम इन ज़ेब्रा फिंच ब्रेन। अगर अब एक फीमेल फिंच की बात की जाए तो जो फीमेल फिंच रहती है जिसको ईस्ट्रोजन का इंजेक्शन दिया गया है इन हर यंग स्टेज नेस्टलिंग के टाइम विल नॉट सिंग आफ्टर अटेनिंग एडल्टहुड। तो उस टाइम के बाद अगर अडल्टहुड आ जाएगा तो भी वो सिंगिंग नहीं कर सकती, बट शी में सिंग आफ्टर रिसीविंग टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन इन एडल्टहुड। लेकिन अगर उसको एडल्टहुड में ये टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो सिंगिंग को कई हद तक कर सकती है। ऑल्दो उसके ब्रेन के अंदर अगर बात की जाए तो वो मैस्कुलिनाइज नहीं था, उसमें सॉन्ग सिस्टम के सेल्स नहीं थे। जो सॉन्ग सिस्टम था उसको रिक्वायर्ड रहता है मेल हार्मोन्स टू एक्टिवेट सॉन्ग प्रोडक्शन। तो ये चीज़ें थी। बिसाइड अगर हम बात करें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तो जो हार्मोन प्रोडक्शन है, ब्रेन का डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है, उसमें एक और फैक्टर का एक्सपीरियंस होता है, इज एसेंशियल टू सिंग परफेक्ट कोर्टशिप सॉन्ग। एन आइसोलेटेड ज़ेब्रा फिंच इन यंग और मेड डेफ अनेबल टू हियर सिंगिंग ज़ेब्रा फिंचेस विल नेवर सिंग अ परफेक्ट कोर्टशिप सॉन्ग। अगर हम किसी यंग वन जो ज़ेब्रा फिंच बर्ड का यंग वन है उसको यंग स्टेज में ही अगर डेफ कर दें, उसको सुनने लायक ना छोड़ें, तो वो कैसा हो जाएगा, वो ये सॉन्ग किसी और का भी नहीं सुन पाएगा, तो वो कभी एक तरह का परफेक्ट सॉन्ग सिंग नहीं कर सकता। तो ये जो लर्निंग रहती है देयरफॉर प्लेज वन ऑफ द मेन रोल्स इन द सिंगिंग ऑफ द सॉन्ग। तो यहाँ पर लर्निंग भी ज़रूरी है इन हॉर्मोन्स के अलावा, जिससे कि सिंगिंग की जा सकती है। यही सेम चीज़ ट्रू है फॉर मैनी अदर सॉन्ग बर्ड्स। दूसरी सॉन्ग बर्ड्स के लिए भी यही चीज़ कही जाएगी, जैसे कि वाइट क्रोन जो स्पैरोज हैं, फिर उसके बाद शेफिंचेस हैं, स्टारलिंग्स है, स्वैम स्पैरोज है, काउ बर्ड्स है, एट्सेट्रा। तो उनमें भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो हमारा ये आज टॉपिक खत्म होता है जिसको हमने ईथोजेनेटिक्स का नाम दिया था। इसमें हमने रोल ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट देखा था इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।